नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा का एक जो हुआ था सीबीटी 1 का, उसका आंसर की आने के बाद में अभी आज जो हमारा था वो लास्ट डेट था ऑब्जेक्शन करने का। अब ऑब्जेक्शन करने के बाद में फाइनल आंसर की आ जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट आपको 15 सितंबर तक आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट कैसे तैयार होगा, उसी का नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो है हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि इसके पहले जो ग्रुप डी और एएलपी का जो रिजल्ट आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो था वो अलग था। इसमें न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आया है। इसी न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के तहत ही इसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि पिछला बार आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसी फार्मूला के तहत ही रिजल्ट आया था। तो उससे भी हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे कैसे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के लिए। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसमें कितने मार्क्स तक बढ़ सकता है या देखेंगे। मतलब किसी का कम भी हो सकता है क्या, ये भी देखेंगे। और सबसे पहला बात है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ज़्यादा निगेटिव किए हैं 15, 20, 25, ये तो उनके मार्क्स पे क्या असर पड़ेगा, ये नॉर्मलाइजेशन में उनसे दिक्कत होगा या क्या होगा, ये भी देखेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जो हमारा नोटिस दिया हुआ था उस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे नोटिस यहाँ पे आपका, एक मिनट, नोटिस जो है यहाँ पे, जैसे हाँ नोटिस आ गया यहाँ पे। तो नोटिस को आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यह नोटिस दिया गया है। इसके फार्मूला को जैसे कोरिजेंडम 3 के अंतर्गत यह दिया गया था, जो कि हमारा जो वैकेंसी जो एडवर्टीजमेंट था CN नंबर 1012019 के अंतर्गत यह था, जो कि यहाँ पे फार्मूला जो दिया है रिवाइज्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है MIJ। तो देखिए MIJ का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ जे कैंडिडेट्स इन द ith शिफ्ट। मतलब किसी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में भी, जैसे मान लीजिए कि आपका 21 जनवरी को है, अगर उस शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो उसका उस कैंडिडेट का नॉर्मलाइज मार्क्स जो होगा उसे हम लोग MI से डिनोट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो दिया हुआ है MT हाइफन, क्योंकि इसका मतलब कि इसका मतलब जो है यह दिया हुआ है इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी राउंडेड अप। मीन्स जितने भी टॉप कैंडिडेट हैं हर एक शिफ्ट के, उसको जो है कंसीडर करके एवरेज निकाला जाएगा और टॉप के 0.1% को लेकर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट होंगे हर एक शिफ्ट के, उसके टॉप पे 0.1% का निकालेंगे और उस कैंडिडेट का सभी कैंडिडेट का आपका एवरेज मार्क्स निकालेंगे, वो यहाँ पे रखा जाएगा। फिर उसके बाद में MQ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल द शिफ्ट। जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर उसका सम किया जाएगा, वह उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में MTL का इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द स्टूडेंट इन द ith शिफ्ट। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी राउंडेड अप। मतलब जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसके कैंडिडेट के 0.1% के एवरेज मार्क्स को वहाँ पे लिखेंगे MTI में, मतलब कि यहाँ पे। उसके बाद में है, देख लेते हैं। उसके बाद में नीचे जो दिया हुआ है आपका, नीचे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। MIQ दिया हुआ है। हाँ, MIQ का मतलब क्या है, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ith शिफ्ट। मतलब किसी ith शिफ्ट में जो मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सम होगा उसे हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। फिर MIJ का मतलब होता है इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द jth कैंडिडेट इन द ith शिफ्ट। मतलब जो स्टूडेंट का एक्चुअल मार्क होगा उसे हम लोग MIJ में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, MQAM इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल। यानी कि जितने भी एग्जाम होगा, मान लीजिए किसी शिफ्ट में कोई शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा डेविएट कर रहा है, उसके मार्क्स को हम लोग मीन निकाल कर और उसको सम हम लोग करेंगे, वो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा। यानी कि यही जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा, आपको डेविएशन करेगा किसी मार्क्स को घटाने का या बढ़ाने का। यह जो था पिछला बार नहीं था, जिसके कारण पिछला बार किसी शिफ्ट में
30 नंबर 40 नंबर तक भी नंबर किसी के नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे, लेकिन इस बार थोड़ा कम बढ़ने का चांस है। तो वो हम लोग देखेंगे कि कितना बढ़ने का चांस है। अब जैसा कि हम लोग पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा आरआरबी जेई का, तो आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में जो है एकदम यही फार्मूला यूज हुआ था। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके नोटिफिकेशन को। 1 मिनट, यहाँ पे आपका आ जाएगा अभी। हाँ, ये जो एडवर्टीजमेंट था आपका 2018 में, 18 के लास्ट में दिसंबर में निकला हुआ था, जिसका वैकेंसी पूरा कंप्लीट किया गया आरआरबी जेई का। तो इसका भी जो नॉर्मलाइज फार्मूला था एकदम सेम आरआरबी एनटीपीसी के अनुसार ही है। और इसका रिजल्ट अभी हम लोग देखेंगे, तो रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि कितना का डेविएशन हुआ है मार्क्स से CBT 1 के रिजल्ट में। CBT 1 का जो रिजल्ट हुआ था उसे अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग आ गए। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आ गए हम लोग, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो हम लोग देख रहे थे। हाँ, अब देख लेते हैं आपका CBT 1 का रिजल्ट जो यहाँ पे दिया हुआ था आरआरबी जेई का। ये एलपी टेक्नीशियन का रिजल्ट है। एलपी टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है, देखिए यहाँ पे कितना मार्क्स डेविएशन हुआ है। जिस समय पहले वाला नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज होता था उस समय, जैसे इस कैंडिडेट का मार्क्स जो है आपका टोटल वैलिड क्वेश्चन 73 है, रॉ मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन 30 है, प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 हो जाएगा इसका 41 पॉइंट समथिंग है। नॉर्मलाइज मार्क्स इसका 45 हो गया है, यानी कि 30 मार्क्स इसका रो मार्क आ रहा है, लेकिन 30 से 15 मार्क्स इसका बढ़ गया है। और ये CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर गया है इलेक्ट्रीशियन में। इस तरह से एलपी का ये रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में ये जेई का रिजल्ट है। जेई के रिजल्ट में यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इन्होंने 96, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इनका है 81 और इनकरेक्ट आंसर है 15। तो रो मार्क इनका आ रहा है 76। देखिए यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स जो बढ़ा 76 आ रहा है, और नॉर्मलाइज मार्क्स जो है 5 नंबर लगभग बढ़ा है, यानी कि 81 हुआ है, और ये CBT 1 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। उसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट CBT 1 का। यहाँ पे ये जम्मू रीजन से है, आपका 100 क्वेश्चन हुआ था। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इनवैलिड था 1 था। यहाँ पे इन्होंने क्या है करेक्ट आंसर 53 किए हैं, 25 रॉन्ग है, इनका 44 नंबर आ रहा है। और मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं 45 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स इनका 54 आ रहा है, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं किए हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इनका 59 जो है करेक्ट आंसर है। तो इसका नॉर्मलाइज रो मार्क जो है एक्चुअल मार्क 56 आ रहा है, और रो मार्क इनका 61, यानी कि मात्र 5 नंबर इनका यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और एक क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपका इनका रॉ मार्क जो हो रहा है 64 आ रहा है, और यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क जो है 74 आया है, यानी कि लगभग 74.4, यानी कि 10.5 नंबर इनका मार्क्स बढ़ा है, और एक क्वालिफाई कर गए हैं। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे ये जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो मार्क्स यहाँ पे बढ़ रहा है, तो कम से कम 5 नंबर बढ़ रहा है किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 10 नंबर भी बढ़ रहा है, किसी शिफ्ट में 15 और 20 नंबर तक भी बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि यदि किसी का हार्ड शिफ्ट है तो 20 नंबर भी बढ़ सकता है, किसी का इजी शिफ्ट था तो उसमें 1 या 2 नंबर भी बढ़ सकता है। कभी कभी 1-2 मार्क्स से किसी का मार्क्स घटते भी है, लेकिन बहुत ऐसा कम चांस होता है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी कितना मैटर करेगा या नहीं करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखते हैं, तो फार्मूला में कहीं भी एक्यूरेसी का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। तो जो फार्मूला है यहाँ पे, हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है कहीं भी एक्यूरेसी का जिक्र नहीं है। तो एक्यूरेसी से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि जितना आपका सही है उतना मार्क्स माइनस करके जो रो मार्क्स आ रहा है उसके बाद में आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए एक्यूरेसी का ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 लड़के का मार्क्स देखा जाता है, तो जिनका एक्यूरेसी ज़्यादा सही है उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद में नंबर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहता है और किसी का कम बढ़ा रहता है, तो में भी इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन इसका कोई सही जानकारी किसी के पास भी नहीं है कि एक्यूरेसी का सही मायने में नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो ये भी प्रेडिक्शन करना
पूरी तरह से सही नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से देखा गया है एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, उस समय नॉर्मलाइजेशन दूसरा था तो उस समय 35-40 नंबर तक भी बढ़े थे, लेकिन आरआरबी जेई के को देखकर तो निश्चित रूप से जो इजी शिफ्ट होगा उसमें 2 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं, और जो हार्ड शिफ्ट होगा उसमें जो है 5 नंबर से लेके आपको 25 नंबर तक आपको बढ़ सकते हैं, यानी कि 5 नंबर से लेके 25 नंबर तक आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिनका भी नंबर 40 नंबर आ रहा है और अनरिजर्व में, तो वो अपना CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 40 नंबर जिनका हार्ड शिफ्ट में भी होगा तो उनका अगर 15 नंबर भी बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से वो क्वालिफाई कर सकते हैं। 15-20 नंबर भी अगर बढ़ जाता है तो वो क्वालिफाई करने के चांसेज होंगे, चूँकि सारे शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ बनेगा। मतलब जितने भी पोस्ट है 13 पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ बनेगा, तो किसी न किसी एक का अगर कोई पास कर जाता है, कट ऑफ क्लियर कर लेता है, तो वो सारे के लिए क्वालिफाई होगा। तो इस तरह से चांसेज मिल सकते हैं। यदि जिनका भी 40 मार्क्स आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में बढ़कर इनका रिजल्ट हो सकता है, और जो अलग कैटेगरी में है उनका 35 मार्क्स मान सकते हैं। और लेकिन जो भी स्टूडेंट 60+ लाए हैं वो निश्चित रूप से सेफ जोन में है, और वे आराम से CBT 2 का तैयारी में लग जाए और तैयारी करें, क्योंकि उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कम से कम 15-20 दिन के अंदर में वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है CBT 2 के बाद ही होने का ज़्यादा चांसेज है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज नॉर्मलाइजेशन से जितना भी क्वेश्चन हो सकता था उसे हम लोगों ने देख लिया, और इस तरह से हम लोग कल से CBT 2 के तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। CBT 2 का जितना भी मैथ, रीजनिंग और GK GS के क्वेश्चन हो सकते हैं उसे मैं कराने का कोशिश करूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सबको बोलिए यहाँ पे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।